हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है और कैसी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? ज़रा बताएँगे कमेंट करके। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में। आप लोगों को मालूम ही है, हमने चला रखा है क्या मिक्स अप क्वेश्चंस, वो भी किसके लिए? स्पेशल यूपीएसआई के लिए। ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं दोस्तों आगे। धारा 278 के तहत किसी दवा को दूसरी दवा के रूप में बेचने पर कितने महीने तक की कैद की सजा हो सकती है भाई? क्या कह रहा है? धारा 278, पहले तो धारा याद रखेंगे 278, 278 के तहत किसी दवा को दूसरी दवा के रूप में बेचने पर कितने महीने तक की कैद या सजा हो सकती है दोस्तों? तो 6 महीने तक की कैद या सजा दोस्तों हो सकती है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को पंजीकृत किया जाएगा और एक नंबर दिया जाएगा और प्राप्ति की तारीख से डैश के भीतर प्रवेश के लिए रखा जाएगा। तो कितनी किसके तारीख से डैश के भीतर प्रवेश के लिए रखा जाएगा दोस्तों? तो 1 सप्ताह के भीतर। कितने के भीतर दोस्तों? 1 सप्ताह के भीतर। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, उसके द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को, कोई भी शिकायत हो, ठीक है, तो सभी शिकायतों को पंजीकृत किया जाएगा और एक नंबर दिया जाएगा और प्राप्त की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर प्रवेश के लिए रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉर्पोरेशन है गठन, जो अगर दोस्तों बात करते हैं हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993। कब हुआ था बेटा? 12 अक्टूबर 1993। आगे बात करते हैं, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। यह किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट किया गया है दोस्तों? तो अस्पृश्यता आपको पता होगा, आर्टिकल 17 आता है दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 27 क्या कहता है? किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव पर धार्मिक खर्च के लिए कर का भुगतान न करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। मतलब आर्टिकल 27 धार्मिक मामलों में जो पैसा इकट्ठा होता है, जो चंदा वगैरह होता है, उस पर दोस्तों कर नहीं लगता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 27। आर्टिकल 24 क्या कहता है दोस्तों? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक पैसे में नियोजन करने से रोकता है। तो आर्टिकल 24 दोस्तों कहता है कि 14 वर्ष से अगर कम का बच्चा है, कम उम्र का बच्चा है दोस्तों, तो क्या खतरनाक पैसे में उसको खतरनाक काम पे इसको नहीं लगाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, राज्य के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो राज्य के नहीं, राज्यसभा के, किसके दोस्तों? राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है। कहां से किया जाता है दोस्तों? विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो कौन करते हैं दोस्तों? विभिन्न राज्यों की, जो राज्य होते हैं उस राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों, वे करते हैं किसका चुनाव? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। तो राज्यसभा दोस्तों क्या है? आपको पता होगा, उच्च सदन है दोस्तों राज्यसभा, और 250 सदस्य होते हैं इसमें। 238 सदस्य दोस्तों चुनाव द्वारा आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति नामित करता है राज्यसभा में, ये आपको मालूम होगा। अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अष्टधाई पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? पाणिनि है अष्टधाई पुस्तक के लेखक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को तमिलनाडु में कहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखेंगे? तो कहां पर दोस्तों? तो कुलरोकरनपट्टिनम। क्या दोस्तों? कुलरोकरनपट्टिनम। तो कुलरोकरनपट्टिनम में आधारशिला रखेंगे, ध्यान रखेंगे, कुलरोकरनपट्टिनम। ठीक है, भारत के संविधान की अनुसूची में से किसमें दल बदल विरोधी प्रावधान है? तो दल बदल विरोधी प्रावधान कौन सी अनुसूची में है दोस्तों? तो वो है 10वीं अनुसूची में। कौन सी में बेटा? 10वीं अनुसूची में। इसे कब जोड़ा गया दोस्तों? इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में शामिल किया गया है दोस्तों। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985। कब हुआ था दोस्तों? 1985 में 52वां संविधान संशोधन, जो 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक है, दो कुछ क्या सभी अनुसूचियां हैं
एक बार देख लेंगे इनको सभी को, ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे पहली अनुसूची की मैं बात करता हूँ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र और विस्तार। तो प्रथम अनुसूची में दोस्तों क्या आते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र का विस्तार है। दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, जितने भी ये लोग होते हैं, राष्ट्रपति हुआ, लोकसभा विधानसभा के सदस्य, अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष हुए, जितने भी ये लोग होते हैं, इनका सबका क्या है दोस्तों, जो इनके भत्तों विशेषाधिकार परिलब्धियों के प्रावधान है। तो मतलब भैया क्या है, जो भी इनको क्या मिलता है, वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते का प्रावधान दोस्तों किसमें है, तो अनुसूची दूसरी में है। तीसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, तीसरी अनुसूची में इन सभी की शपथ और प्रतिज्ञान है, ठीक है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो अगर राज्यसभा में, किसमें दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, कि राज्य से कितनी सीटें होंगी, केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें होंगी, आवंटन से संबंधित क्या है दोस्तों, प्रावधान है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों पांचवी अनुसूची में, तो पांचवी अनुसूची क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान शामिल है दोस्तों, कौन सी में, पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में दोस्तों क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार राज्य दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल है, ठीक है दोस्तों। तो इनके लिए क्या है, कुछ इनके विशेष दर्जा दिया गया है इन राज्यों को, ठीक है। सातवीं अनुसूची में दोस्तों क्या है, सातवीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो संघ, राज्य और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों अनुसूचियां कौन सी में दोस्तों, सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में क्या बात करते हैं, तो आठवीं अनुसूची में दोस्तों 22 आधिकारिक भाषाएं। तो जो 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है, तो 22 भाषाएं दोस्तों कौन सी में है, आठवीं अनुसूची में। नौवीं की अगर मैं बात करता हूं तो भूमि सुधारों से संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है दोस्तों ये। और 10वीं अनुसूची में अभी पढ़ के आए थे ऊपर, दल बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है दोस्तों। दल बदल किसमें है, 10वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है, पंचायतों की शक्ति, अधिकार, जिम्मेदारियां से संबंधित प्रावधान। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो इसमें विषय कितने हैं, 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची में, 11वीं में दोस्तों पंचायत होगी और 12वीं में आ गया नगर पालिकाएं की शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारी संबंधित प्रावधान। और इसमें दोस्तों 18 विषय हैं। कितने विषय हैं, 18 विषय। और इसमें कितने विषय हैं दोस्तों, 29 विषय हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, जनवरी 2014 में, 24 में, जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया है। तो जनवरी 2024 में दोस्तों, जनवरी 2024 में किया गया है, क्या किया गया है दोस्तों, जो जनवरी 2024 में किया गया है दोस्तों, क्या किया गया है, भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल। तो बालिका सैनिक स्कूल है दोस्तों, ठीक है। उद्घाटन दोस्तों कहां किया गया है, ध्यान रखेंगे, वृंदावन उत्तर प्रदेश। तो कहां पे किया गया है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में। और किसने किया, राजनाथ सिंह जी ने किया है। और राजनाथ सिंह आपको पता होगा ये हमारे कौन है दोस्तों, ये हमारे रक्षा मंत्री जी हैं। भारत में पूजी जाने वाली प्रथम जीवित मूर्तियां संभवतः किसकी थी। तो जो भारत में पूजी जाने वाली जो पहली जीवित मूर्तियों, मतलब पहले किसी इंसान को सबसे पहले पूजा गया है, वो कौन है, तो वो हमारे कौन है, गौतम बुद्ध हैं। और 3री शताब्दी ईसा पूर्व की ये दोस्तों मूर्तियां हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी शताब्दी की ये मूर्तियां हैं, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की मूर्तियां हैं। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। तो राजस्थान का राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा दोस्तों, तो घूसर। कौन सा है दोस्तों, घूसर नहीं, घूमर। कौन सा है, घूमर। तो राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य घूमर है। एक नृत्य है भवाई। तो भवाई क्या है दोस्तों, कई मिट्टी के बर्तन संतुलित करके किया जाता है दोस्तों, भवाई। ऐसी कठपुतली भी दोस्तों कहां होता है, राजस्थान में होता है। और एक है गैर। तो गैर क्या है दोस्तों, होली, जन्माष्टमी पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों, गैर। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन सा, घूमर हो गया, घूमर, और भावाई हो गया, कठपुतली हो गया और गैर हो गया। ये सब किसके नृत्य हैं दोस्तों, राजस्थान के नृत्य। समानता का अधिकार अनुच्छेद डैश में है। तो समानता का अधिकार कौन से में है दोस्तों, आर्टिकल 14 में है, ये आपको पता होगा। जैसे कि समानता का अधिकार दोस्तों, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या है,
केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। आर्टिकल 16 रोजगार या नियुक्ति के संबंधित सभी नागरिकों को समान अवसर। तो समान अवसर कौन से में दोस्तों? आर्टिकल 16 में। और 17 में क्या है? अस्पृश्यता। अभी दोनों आर्टिकल को पढ़ के आए हैं। और आर्टिकल 18 में क्या है? सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन। तो उपाधियों का अंत कौन से में दोस्तों? आर्टिकल 18 में है। जैसे कि अगर आपको पता हो स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक दोस्तों? तो 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों 25 से 28 है। 25, 26, 27, 28। ठीक है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार को दोस्तों 29 और 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों कौन सा है? आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में दोस्तों देखो 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में अग्रणी भूमिका पुरुष और महिला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो रणवीर कपूर और आलिया भट्ट ने जो दोस्तों जीता है। किसका? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड जीता है फिल्म फेयर। ठीक है, 69वां दोस्तों हुआ था। ये कुछ पुरस्कार हैं दोस्तों, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ, देखो ध्यान रखेंगे पुरस्कार है और ये पुरस्कार विजेता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो लोकप्रिय रही है दोस्तों 12th फेल। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जोराम, ये आलोचक के रूप में है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है दोस्तों? विंदु विनोद चोपड़ा, ये 12th फेल गई हैं। विंदु विनोद चोपड़ा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है दोस्तों। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिसने की मुख्य भूमिका मेन रोल प्ले किया है वो कौन है दोस्तों? रणवीर कपूर, एनिमल फिल्म में। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो आलोचक रहे हैं दोस्तों विक्रांत मेसी 12th फेल में। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी रही दोस्तों? आलिया भट्ट, अभी पढ़ के आए हैं। और कौन सी फिल्म में? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है दोस्तों? आलोचक रानी मुखर्जी और मैसी चटर्जी बनाम नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है दोस्तों? अमिताभ भट्टाचार्य ने तेरे वास्ते जर हटके हर बच के। ठीक है, तेरे वास्ते जर हटके हर बच के। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गीत है जो अमिताभ भट्टाचार्य का है। ठीक है। किस जीवाश्म ईंधन को वरिड सनशाइन, तो वरिड सनशाइन के रूप में दोस्तों किसे माना जाता है दोस्तों? वरिड सनशाइन के रूप में जाना जाता है कोयले को। भारत में कोयला भंडार विश्व में 5वें सबसे बड़ा कोयला भंडार है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो कोयला भंडार है विश्व में कौन से नंबर पे आता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे 5वें नंबर पे आता है कोयला भंडार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए, संसद को अधिकृत करने के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? दोबारा सुन लेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए, संसद को अधिकृत करने के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है दोस्तों? तो आर्टिकल 249। तो आर्टिकल 249 है जो राज्य सूची में किसी राज्य सूची का कोई भी मामला है दोस्तों उसके संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आर्टिकल 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। आर्टिकल 149, क्योंकि यहां पर आया है 249। ठीक है, तो राज्य सूची के लिए कौन कानून बना रहा है? संसद बना रही है। ठीक है, देखो राज्य सूची में किसी मामले में संबंध में कानून बनाने के लिए, संसद को अधिकृत करने के लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, राज्य सूची में कानून बनाने के लिए 249 में ये है। और 149 में क्या है दोस्तों? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कहते हैं कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है नी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खाते के लेखा परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो केंद्र सरकार दोस्तों और राज्य सरकार के खातों का लेखा परीक्षण करता है। अगर बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 245, तो आर्टिकल 245 दोस्तों क्या कहता है? संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा। तो जो संसद और राज्यों के विधानमंडलों, जो संसद कानून बनाती है, राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं, तो उनकी समय सीमा दोस्तों क्या रहेगी ये बताता है आर्टिकल 245।
और 280 क्या कहता है दोस्तों, भारत के वित्त आयोग की स्थापना। तो आर्टिकल 280 280 दोस्तों क्या करता है, ये भारत के वित्त आयोग की स्थापना दोस्तों करता है। अगर आगे बात करते हैं, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटिश भारत, जब ब्रिटिश के अधीन था भारत, तो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ दोस्तों कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों देहरादून, ध्यान रखेंगे। और कद हुआ था 1878 में, 1878 में हुआ था। अब वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून कर दिया गया है इसको दोस्तों। इसका नाम क्या है अब, वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कर दिया गया। इसे दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित वानिकी संस्थानों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान दोस्तों की गई है। आगे बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अफगानिस्तान संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। तो अफगानिस्तान में संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, भारत की हेल्प से बनाया गया है। तो कब किया गया दोस्तों, 2015 में। और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, अशरफ गनी। कौन थे दोस्तों, अशरफ गनी। और उनके अतिथि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन दोस्तों किया था। मार्टिन क्रो, जो दोस्तों एक है मार्टिन क्रो, जिनका वर्ष 2016 में निधन हो गया है। तो 2016 में इनका निधन हो गया। किसका दोस्तों, मार्टिन क्रो का। ये किस खेल से एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे दोस्तों। तो अगर बात करेंगे इनकी, तो मार्टिन क्रो की, तो दोस्तों क्रिकेट से संबंधित थे मार्टिन क्रो, ध्यान रखेंगे। और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे दोस्तों। कहां के थे दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे। 30 नवंबर 2017 को भारत की बाह्य आसूचना संस्थान अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रो का प्रमुख दोस्तों कौन है। तो अगर हम बात करते हैं 2017 की, तो 2017 तो आपसे पूछेगा नहीं, ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाल दिया है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे उस टाइम पे थे अनिल घसमाना। लेकिन वर्तमान में अगर दोस्तों बात करते हैं, जो रो है ना, रो के दोस्तों जो कौन है इस टाइम पे, जो प्रमुख है दोस्तों, पराग जैन। कौन है, पराग जैन। ये बात ध्यान रखेंगे आप, ये रो के प्रमुख हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा। तो कौन सा है दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक अधिनियम निकाला है, मोटरयान संशोधन अधिनियम सन 2019। तो क्या है दोस्तों, वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया गया। किसको, जो वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकते हैं, ठीक है, जो वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकते हैं, जो ज्यादा पुराने हो जाते हैं, जिनकी डेट एक्सपायर हो जाती है, तो उन वाहनों को रोक दिया जाएगा, ठीक है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद का अध्यक्ष, जो चेयरपर्सन कौन होता है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, जो GST वस्तु एवं सेवा कर का जो प्रमुख होता है दोस्तों, होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। तो GST किसके अंडर आता है, वित्त मंत्री के अंदर आता है, अध्यक्ष होता है। और GST दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर होता है जिसको हम डायरेक्ट पे करते हैं, अप्रत्यक्ष कर होता है जो पहले किसी और के पास आया है और फिर जाके सरकार के पास पहुंचा है, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। तो GST को कब लागू किया गया था दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और GST सबसे पहले कहां पे लागू हुई थी दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि GST सबसे पहले किस देश में दोस्तों लागू हुई थी, तो फ्रांस में लागू हुई थी दोस्तों GST सबसे पहले। और GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों भारत का, तो असम। तो सबसे पहले GST कहां पर लागू हुई थी, असम में। और इसे कब जोड़ा गया था दोस्तों, तो 101वें संविधान संशोधन सन 2016 के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा दोस्तों, 101वां संशोधन हुआ था और सन 2016 में दोस्तों ये संशोधन हुआ था। GST भारत की संसद में पेश किया जाने वाला 122वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा विधेयक था दोस्तों, ये तो 122वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है दोस्तों। तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों जो प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, तो आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ठीक है। जो जिस पक्ष का बहुमत दल का नेता हो उसी को चुना जाता है। तो आर्टिकल 75 के 3
अगर हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 75 का 3, आर्टिकल 75 के 3 की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो ये क्या कहता है के अनुसार प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद दोस्तों लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 75 का 3 ये तो बोलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 74 क्या बोल रहा है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देंगे। तो आर्टिकल 74 दोस्तों कहता है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व होगा और जो मंत्री परिषद है और राष्ट्रपति को उनके कार्यों में क्या करेंगे दोस्तों, हेल्प करेंगे, यानी सहायता करेंगे, सलाह देंगे। आर्टिकल 76 क्या कहता है, भारत के महान्यायवादी के पद से संबंधित है। तो जो भारत का महान्यायवादी दोस्तों होता है वो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 76 में आता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं तो आर्टिकल 75 में कहा गया है दोस्तों। आर्टिकल 73 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित। तो आर्टिकल 73 क्या है, संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित है दोस्तों। और आर्टिकल 77 क्या है, भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है दोस्तों। तो आर्टिकल 77 जो भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 79 की, किसकी, 79 की, तो भारत में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए एक संसद होगी। तो भारत मतलब एक भारत देश को चला मतलब एक ऐसे कह सकते हैं कि अपने हमारे देश को चलाने के लिए क्या होगी दोस्तों, एक संसद होगी। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आर्टिकल 79 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को डैश के रूप में जाना जाता है। तो कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को तो किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था। किसे, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या दोस्तों, इसके बारे में डिटेल लिख रखी है मैंने, देखो। रैयतवाड़ी बंदोबस्त ब्रिटिशों द्वारा भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान, किसके दौरान दोस्तों, ब्रिटिशों द्वारा भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान मुख्य रूप से मद्रास, बॉम्बे और असम में लागू किया गया था दोस्तों। और इसके तहत सरकार द्वारा सीधे कृषकों या रैयतों मतलब किसानों से भूमि राजस्व एकत्रित किया जाता था। तो रैयतवाड़ी कैसे थी, जो डायरेक्ट जो बीच के बिचौलिए होते थे उनको हटा के डायरेक्ट राजा को पे करते थे लोग। तो राजस्व भूमि की वास्तविक उपज पर आधारित था और सालाना आंका जाता था। तो सालाना लिया जाता था दोस्तों, कौन सा, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था के अंतर्गत। एक थी जमींदारी बंदोबस्त। तो जमींदारी बंदोबस्त दोस्तों क्या है, इसको भी देख लीजिए। तो 1793 ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शुरू करी गई थी दोस्तों। तो पूछ लेता है जमींदारी बंदोबस्त किसने शुरू करी गई थी, तो कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने शुरू की थी दोस्तों, कॉर्नवालिस ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने दोस्तों क्या शुरू की थी, तो जमींदारी बंदोबस्त शुरू किया था 1793 में। ठीक है, इसमें क्या था दोस्तों कि जैसे सरकार है और एक कृषक है, तो कृषक पहले कर देंगे जमींदार को और जमींदार कर देगा किसको दोस्तों, इसको जो भी सरकार में बैठा होगा। ठीक है, आगे एक है दोस्तों महालवाड़ी। तो महालवाड़ी बंदोबस्त भी आपने देखा होगा दोस्तों। तो ये कब हुआ था, 1822 में हुआ था। तो 1793 में कौन सा हुआ था, जमींदारी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस ने किया था। और ये कब हुआ था दोस्तों, 1822 में। और इसमें क्या उत्तर पश्चिमी प्रांतों जैसे पंजाब, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में था। यह पूरे गांव को क्या बोलते हैं, महल बोलते थे, भूमि राजस्व का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार था। और महल से बनता है महालवाड़ी बंदोबस्त 1822। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है? तो बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे भाग 4 को। किसको दोस्तों, भाग 4 को कहा गया है कि अनूठे रूप से
बोला गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। तो भाग 4 में दोस्तों क्या आते हैं, राज्य के नीतिक निर्देश तत्व। और दोस्तों ये जो लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से दोस्तों लिए गए हैं। और आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं नीतिक निर्देश तत्व। और ये सिद्धांत न्याय संगत नहीं है, मतलब अगर दोस्तों ये सिद्धांत इनकी भरपाई आपको नहीं होती है या सरकार इनको नहीं दे पाती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत शिक्षा हो गया दोस्तों, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आर्थिक समानता, पर्यावरण का संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने शामिल है, ठीक है। और आर्टिकल 39 देखो दोस्तों, एक आर्टिकल 39 होता है, क्या होता है, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। क्योंकि 36 से देखो दोस्तों कितने, 36 से 51 है ना, 36 से 51 तक है। तो इसी के बीच में कुछ आर्टिकल्स इंपोर्टेंट है, इनसे बाहर दोस्तों कोई नहीं पूछता है। ये 3 आर्टिकल्स बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जब 39 कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है, कि समान अगर काम करेगा तो समान वेतन मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं लेडीज काम करते तो उसको कम पैसे दिए जाते हैं और जेंट्स काम करता है तो उसको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। आज भी ये चीजें हैं, ठीक है। आर्टिकल 42 की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने का, तो श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दोस्तों, आर्टिकल 42। और आर्टिकल 49 दोस्तों क्या कहता है, ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना। जितने भी क्या है ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी रक्षा कौन सा आर्टिकल कहता है दोस्तों करने के लिए, तो आर्टिकल 49। तो मौलिक अधिकार अगर दोस्तों बात करता हूं, मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं और 12 से 35 तक होते हैं, ये तो आपको पता होगा। एक भारतीय कंपनी द्वारा किसी अन्य भारतीय कंपनी में निवेश को किस रूप में जाना जाता है। अगर एक भारतीय कंपनी दूसरी भारतीय कंपनी में दोस्तों निवेश कर रही है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, डाउन स्ट्रीम निवेश। क्या बोला जाएगा उसको, डाउन स्ट्रीम निवेश दोस्तों बोला जाएगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो उत्तर प्रदेश में, यूपी जी के आ गया दोस्तों क्वेश्चन ये, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। और जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है, 75 है जिलों की संख्या। और राज्य में पंचायती राज की संरचना त्रिस्तरीय है। तो पंचायती राज की संरचना कैसे दोस्तों, त्रिस्तरीय है। और सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या है, ग्राम पंचायत है सबसे छोटी इकाई। मंडल स्तर के संगठन को पंचायत समिति कहा जाता है दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखेंगे कि जो मंडल स्तर के संगठन है दोस्तों उनको पंचायत समिति कहा जाता है। और जिला स्तर के संगठन को जिला परिषद कहा दोस्तों जाता है, ये बात भी थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे। RMSA कार्यक्रम का प्रयास, RMSA रमसा बोल सकते हैं। RMSA कार्यक्रम का प्रयास डैश को सार्वभौमिक बनाना है। तो क्या है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। तो RMSA कार्यक्रम का प्रयास क्या है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है दोस्तों, रमसा जो मैं कह रहा हूं आपसे, RMSA, ठीक है। भारतीय दंड संहिता का मसौदा स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डैश ने की थी। तो दोस्तों जो भारतीय दंड संहिता थी IPC का मसौदा स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, लॉर्ड मैकाले। तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड मैकाले थे। और भारतीय दंड संहिता IPC 1860 में स्वतंत्रता पूर्व भारत के प्रथम विधि द्वारा तैयार की गई थी। तो कब की गई थी IPC, 1860 में, जिनको अब खत्म कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, खत्म क्या हुआ है, BNS में बदल दिया गया दोस्तों। और भारत के प्रथम विधि द्वारा तैयार की गई थी, जिसका अध्यक्ष मैकाले था। तो कौन था, लॉर्ड मैकाले, ध्यान रखेंगे, जो IPC के टाइम में अध्यक्ष था। तो कब करी गई थी दोस्तों, 1860 में। और IPC 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। तो 60 में लाया गया था और 62 में लागू दोस्तों हो गई थी, है नी। भारत का प्रथम विधि आयोग, जो भारत का दोस्तों प्रथम विधि आयोग था, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित किया गया था। और इस टाइम पे भी दोस्तों कौन थे, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता थी इसमें भी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्रथम विधि आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम में। IPC की संरचना दोस्तों अगर पूछता है कि IPC की संरचना क्या है दोस्तों, तो 23 अध्याय हैं इसमें और 511 धाराएं थी, ठीक है। लेकिन अगले नोट डालकर मैंने लिख रखा है 1 जुलाई सन 2024 से, कब से दोस्तों, 1 जुलाई सन 2024 से IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता
दोस्तों भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ने ले ली है। ठीक है, लाया गया था 2023 में और लागू कब हुआ दोस्तों 2024 में। इसमें कितने अध्याय हैं दोस्तों? अध्याय 20 हैं और अगर धाराएं की बात करता हूं तो 358 दोस्तों इसमें धाराएं। तो ध्यान रखेंगे जो BNS है, BNS में अध्याय कितने हैं? 20 और धाराएं कितनी हैं? 358। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के तहत कंप्यूटर सिस्टम के रूप में शामिल एक उपकरण नहीं है? तो ध्यान रखेंगे कौन सा विकल्प दोस्तों? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 सन 2000 के तहत कंप्यूटर सिस्टम के रूप में शामिल नहीं है। तो क्या है दोस्तों? कैलकुलेटर। बाकी इसमें ऑप्शन थे माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा वगैरह। तो कौन नहीं है दोस्तों? तो कैलकुलेटर नहीं है। राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष दोस्तों कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, तो नीति आयोग को क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका गठन दोस्तों कब हुआ था नीति आयोग का? तो 1 जनवरी सन 2015 में इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों नीति आयोग के? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। और दोस्तों अगर आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री सुमन के बैरी। तो श्री सुमन के बैरी नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। और CEO कौन है दोस्तों? BVR सुब्रमण्यम। तो कौन है दोस्तों जो CEO हैं? तो BVR सुब्रमण्यम है दोस्तों नीति आयोग के CEO। ठीक है, पद हैं दोस्तों, कुछ अतिरिक्त पदभार हैं जैसे केंद्रीय वित्त मंत्री। तो केंद्रीय वित्त मंत्री तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री है तो वित्तीय मामले से होंगे। तो केंद्रीय वित्त मंत्री दोस्तों वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री, अगर गृह मंत्री की दोस्तों बात करता हूं तो राजभाषा विभाग के अध्यक्ष। तो गृह मंत्री क्या होते हैं दोस्तों? जो गृह मंत्री होते हैं दोस्तों तो क्या होते हैं? राजभाषा विभाग के अध्यक्ष होते हैं। और भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ। तो भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं दोस्तों? सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं दोस्तों कौन? भारत के राष्ट्रपति। आगे दोस्तों बात करते हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा है? तो कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों जिसने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं, किसको दोस्तों? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जोड़ा है। तो 74वां संविधान संशोधन था दोस्तों और कब हुआ था? 1992 में। तो 1992 में हुआ था 74वां अमेंडमेंट। ठीक है दोस्तों, WPI का फुल फॉर्म क्या है? ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया। तो WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइम इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, सॉरी प्राइम नहीं प्राइस, होलसेल प्राइस इंडेक्स दोस्तों होता है। निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था जिसके तहत उच्चतम न्यायालय की दोस्तों स्थापना करी गई थी? तो आप लोगों को पता होगा, ये तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय की दोस्तों स्थापना करी गई थी। निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? मतलब इनमें कौन सी नदी है दोस्तों जो अरब सागर में नहीं गिरती है? तो नर्मदा भाई गिरती है, मांडवी भी गिरती है और साबरमती भी गिरती है। जबकि तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा नदी दोस्तों अरब सागर में नहीं गिरती है। तो तुंगभद्रा कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि तुंगभद्रा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी दोस्तों कौन सी? तुंगभद्रा। तो नर्मदा की दोस्तों मैं बात करता हूं, यहाँ पे नदियों के बारे में दे रखा है कि MP के अमरकंटक की पहाड़ियों से दोस्तों निकलती है, ये भ्रंश द्वारा पश्चिम की तरफ बहती है और जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों से खड़ी चट्टानों पर गिरती है दोस्तों। और अगर दोस्तों बात करते हैं किसकी? मांडवी नदी की। तो ये कहां पर है दोस्तों? मांडवी नदी कर्नाटक में महादई के नाम से भी जाना जाता है। तो महादई के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? मांडवी नदी को जाना जाता है। क्या दोस्तों? महादई नदी के नाम से। गोवा की जीवन रेखा है दोस्तों ये, और पणजी में अरब सागर में मिल जाती है। तो कहां पे मिलती है अरब सागर में मांडवी नदी? पणजी में अरब सागर में मिल जाती है। आगे बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो न्यायपालिका के बारे में आपको बताना है कि असत्य कथन दोस्तों कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं।
संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता होती है? नहीं भैया, नहीं होती। ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग भाग हैं। न्यायपालिका किसी भी कानून को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना के विरुद्ध जाता है। बिल्कुल सही बात है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। बिल्कुल, मैंने जो आपको बताया वही है। कोई भी नागरिक अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों के पास जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है भाई साहब। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे इंडो ग्रीक का उदय, मौर्य वंश का पतन, कुषाण शासन की स्थापना, शकों की सातवाहन द्वारा पराजय। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले क्या होता है, मौर्य वंश का दोस्तों पतन हुआ है इनमें सब में। फिर इंडो ग्रीकों का इस टाइम पे ही उदय हो रहा था। और फिर क्या दोस्तों, कुषाण शासन की स्थापना हुई थी और बाद में शकों की सातवाहन द्वारा पराजय किया दिया गया था। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के किस चरण की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के किस चरण की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है? दोस्तों चरण 2। कौन सी है? चरण 2। ये साबरमती नदी के बारे में दोस्तों, इसके बारे में देख लेंगे। ये साबरमती दोस्तों नदी की बात करता हूं मैं, अरावली पहाड़ियों राजस्थान से निकलती है। तो साबरमती नदी दोस्तों पहले कहां से निकलती है? अरावली पहाड़ियों से निकलती है। कहां से दोस्तों? राजस्थान से। और अरब सागर में खंबात की खाड़ी में मिलती है। कहां मिलती है दोस्तों? अरब सागर में खंबात की खाड़ी मिलती है। पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, डैश पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, पूछता है कितनी बार कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी है? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी दोस्तों ये, और मुख्य केंद्र देश में कृषि विकास था। तो पहली पंचवर्षीय योजना में मुख्य केंद्र क्या था दोस्तों? कृषि विकास था। अगर दोस्तों दूसरी की बात करता हूं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर थी दोस्तों? ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारी उद्योग और खनिज सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो 56 से ये 51 से 56 तक वो हुई थी और 56 से 61 तक दोस्तों ये हुई थी। तो इस योजना में भारी उद्योग और खनिज सर्वोच्च प्राथमिकता थी। ठीक है। किस यामोत्तर या देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर कहा जाता है दोस्तों? तो 82.5 डिग्री ईस्ट। इसमें दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे, 82.5 डिग्री वेस्ट दे सकता है और पहला ऑप्शन मिलेगा। तो 82.5 डिग्री लगा के चले जाओ तो देख लेना, ईस्ट दे रखा है, वेस्ट दे रखा है, नॉर्थ दे रखा है, साउथ दे रखा है। तो आपको लगा के आना है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत का मानक यामोत्तर ग्रीनविच मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न जो ग्रीनविच में है दोस्तों, जो मेन टाइमलाइन है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच के पूर्व में है और गुजरती कहां पे दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश के। अगर मैं बात करता हूं 82.5 डिग्री जो भारत की मानक समय रेखा है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से गुजरेगी, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और आंध्र प्रदेश से। तो ध्यान रखेंगे, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 दोस्तों राज्यों से होकर ये गुजरती है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं, रेशम के कीटों और मेंढक के लार्वा का वयस्कों में तीव्र परिवर्तन होने वाले रूपांतरण को दोस्तों क्या कहते हैं? आपने अगर कभी लार्वा वगैरह देखा हो, ठीक है, जैसे कुकून वगैरह देखा हो, जो तितली वगैरह जिससे तितली निकलती है, तो आपने देखा हो बहुत तेजी से विकास होता है। तो उस विकास को दोस्तों क्या कहते हैं? कायांतरण। क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए, तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए दिशा निर्देश किस मंत्रालय विभाग द्वारा जारी किए गए हैं? तो कौन से मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ध्यान रखेंगे, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। तो कौन सा है बेटा? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है। आगे बात करते हैं, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है? तो यूपी स्पेशल से दोस्तों आ गया। तो बताओ कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का? कथक, सबको पता है। और जो कथक नृत्य है उससे संबंधित दोस्तों कौन कौन है? ध्यान रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है, जैसे बिरजू महाराज, सितारा देवी, ठीक है, और वैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज,
दमयंती जोशी। तो ये किससे हैं दोस्तों? ये कथक नृत्य से संबंधित हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, राज्य जैसे कि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का। कथकली केरल। एक तो ये कथकली ध्यान रखेंगे, भरतनाट्यम। मोहिनीअट्टम केरल। तो कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है दोस्तों? केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, और सतरिया कहाँ का है? असम का नृत्य है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 4वां है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 4था है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है दोस्तों? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दोस्तों यूएसए शीर्ष पर है। और भारत की रैंकिंग दोस्तों कौन सी है? चौथी है। और भूटान इंडेक्स में सबसे नीचे 145वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है भूटान? 145वें स्थान पर है। किसमें दोस्तों? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ध्यान रखेंगे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में दोस्तों कहा गया है, तो क्या है? उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की दोस्तों मैं अगर बात करता हूं, तो इन्होंने क्या दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे और उनका जन्म स्थान गुजरात था। तो इनका जन्म स्थान दोस्तों क्या था? गुजरात था। बचपन का नाम दोस्तों क्या था इनका? मूल शंकर। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, तो इनके बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। इन्हें लोकप्रिय रूप से हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि हिंदुस्तान का जो हमारा हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर है, वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। ठीक है, किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदुस्तान का मार्टिन कहा जाता है, या मार्टिन लूथर कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्तों कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। 1828 में इसकी स्थापना ब्रह्म सभा के रूप में हुई थी। अगर ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो 1828 में ब्रह्म सभा के रूप में दोस्तों हुई थी, और बाद में नाम बदलकर ब्रह्म समाज इसका कर दिया गया था। ठीक है, और देखो, और इन्हें शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत दोस्तों किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय तो किसके थे? ब्रह्म समाज के स्थापना करी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये कुछ पंचवर्षीय योजनाएं, जैसे कि FYP, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान है। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर दोस्तों बात करता हूं, तो ये 1951 से 1956 तक क्या था, 1956 से 1961 क्या था, 2007 में, 2012 में क्या है, और 2012 से 2017 में क्या है। तो ये दोस्तों कुछ गैप देके पूछ लिया गया है, जो पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या चीजें चेंजेस आई हैं। जैसे कि आपको पता है, तो 1951 से 56 में दोस्तों क्या था, तो आप देखेंगे कि त्वरित और समावेशित समृद्धि, त्वरित औद्योगिकरण, ये तो सेकंड में आया था औद्योगिकरण, तो मैंने अभी बताया था। शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा? पहले का प्रथम पंचवर्षीय योजना में था शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण। तो ए का तीसरा, देखो ए को तीसरा आ जाएगा, और बी का दोस्तों त्वरित औद्योगिकरण। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ध्यान देखो, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था, और यहाँ पे कृषि नहीं है, तो क्या है? शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण करी थी। ठीक है, क्योंकि गरीबी से जूझ रहे थे उस टाइम पे। बात समझ में आई नहीं आई? और दूसरे क्या है दोस्तों? त्वरित औद्योगिकरण हो गया। और दोस्तों क्या है? सी का हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, त्वरित और समावेशित समृद्धि। त्वरित और समावेशित समृद्धि 2007 से 2012 में, 2012-2017 में दोस्तों सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल दिया गया है। ठीक है, इसके ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दे रखे हैं, और आप लोगों को पता है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इसकी, तो गुरुग्राम स्टडी सेंटर के नाम पे टेलीग्राम पे जाइए, और हमारा चैनल जाएगा, उसमें सारी पीडीएफ दोस्तों ये पढ़ी है। तस्करी किए गए व्यक्ति बच्चों को यौन शोषण में शामिल करने के लिए कारावास की अधिकतम अवधि क्या है दोस्तों? अगर कोई व्यक्ति तस्करी करता है, ठीक है, व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति तस्करी कर रहा है बच्चों की, व्यक्ति किसको कहा गया है दोस्तों? बच्चों को व्यक्ति कहा गया है। एक सेकंड, ये पता नहीं क्यों खुल जाता है बार बार। एक सेकंड, हाँ जी,
अब आते हैं, क्या कह रहा है, तस्करी किए गए व्यक्ति बच्चों को नहीं को यौन शोषण में शामिल करने के लिए कारावास की अधिकतम अवधि क्या है दोस्तों, तो 10 वर्ष की है। ठीक है, अगर कोई तस्करी करा गया व्यक्ति है, ठीक है, बच्चे शामिल नहीं है इसमें, कोई व्यक्ति है, उसको यौन शोषण में शामिल करने के लिए कारावास की अधिकतम अवधि कितने दोस्तों, 10 वर्ष है, क्योंकि बच्चों के लिए अलग से है। भारतीय न्याय संहिता सन 2023, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 141, तो बीएनएस की धारा क्या दोस्तों, 141, तो बीएनएस की धारा 141 विदेशी से लड़की या लड़कों का आयात, तो क्या है दोस्तों, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 141 विदेश या विदेश से लड़कियों का आयात, ठीक है, से संबंधित है कौन सा, धारा 141 141 है, विदेश से जो इस अवैध तरीके से लड़के और लड़कियों को लाया जाता है, ठीक है, उससे संबंधित है। तो बीएनएस की धारा 129 सीआरपीसी की धारा 110 की तुलना में, देखो दोस्तों, बीएनएस की धारा 129 और सीआरपीसी की धारा 110 की तुलना में आदतन अपराधियों के संबंध में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन करती है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे ये परिवर्तन क्या करते हैं, यह विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, जो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के संदर्भ को हटा देती है। तो 1973 के कौन सा, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के नियम को हटा दोस्तों देती है। आगे देखते हैं, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड डैश द्वारा निर्मित होता है, तो किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए, अगर कोशिका झिल्ली के निर्माण कर रहा है शरीर, तो आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड के लिए कौन होता है दोस्तों, अंतर्द्रव्य जालिका, ER एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। किसने भारत छोड़ो शब्द को प्रतिपादित किया था, तो अगर आपसे पूछता है कि कौन था दोस्तों जिसने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को प्रतिपादित किया था दोस्तों शब्द को, तो यूसुफ मेहर अली। तो भारत छोड़ो शब्द को प्रतिपादित करने वाले कौन थे दोस्तों, यूसुफ मेहर अली थे। कुछ नारा है दोस्तों, इधर प्रसिद्ध कथन और नारे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों, करो या मरो, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा दोस्तों, कहा था, जवाहरलाल नेहरू का नारा था पूर्ण स्वराज, यदि भारत मर जाए तो कौन जीवित रहेगा, आराम हराम है। तो किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने, आराम हराम है, और दोस्तों पूर्ण स्वराज, और यदि भारत मर जाए तो कौन जीवित रहेगा, दोस्तों ये भी किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। अगर लाला लाजपत राय की बात करते हैं, तो मेरे सिर पर लाठी का प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगा, कि मेरे पीठ पर पड़ी हर एक लाठी किसके लिए, ब्रिटिश शासन के लिए क्या होगी दोस्तों, ताबूत की कील साबित होगी। ऐसा किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने दोस्तों कहा था। ऐसा किसने कहा था बेटा, लाला लाजपत राय ने। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, जय हिंद, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। और दिल्ली चलो भी किसने कहा था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने ही दोस्तों कहा था। आगे देखते हैं, माइक्रोवेव ओवन भोजन को गर्म करने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करता है। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रेडियो तरंगों की आवृत्ति दोस्तों कितनी होती है, तो 2500 मेगाहर्ट, तो 2.5 गीगाहर्ट या 2500 मेगाहर्ट दोस्तों होती है। शब्द लव का संबंध किस खेल से है, तो लव का संबंध दोस्तों लॉन टेनिस से है, लव शब्द का संबंध। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो नीली क्रांति के जनक के रूप में दोस्तों, तो किसको, हीरा लाल चौधरी। तो हीरा लाल चौधरी को नीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। यहाँ दोस्तों कुछ क्रांतियां हैं, कुछ संबंधित और जनक है। जैसे कि श्वेत क्रांति दोस्तों किससे होती है, दुग्ध उत्पादन से होती है श्वेत क्रांति। और दोस्तों कौन है, वर्गीस कुरियन। तो कौन है दोस्तों, वर्गीस कुरियन कौन है इसके, ये क्रांति के जनक हैं, ठीक है, वर्गीस कुरियन। नीली क्रांति की अगर दोस्तों बात करता हूं, तो नीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति संबंधित है दोस्तों मछली पालन से। किससे संबंधित है, मछली पालन संबंधित है दोस्तों। और हीरा लाल चौधरी और अरुण कृष्णन, कौन दोस्तों, हीरा लाल चौधरी और अरुण कृष्णन इसके जनक हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, श्वेत ध्यान रख लेंगे एक तो,
हरित ध्यान रख लेंगे, और ये नीली रख रहे हैं, और हरित क्रांति। हरित क्रांति दोस्तों किस संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित है। एम एस स्वामीनाथन, तो एम एस स्वामीनाथन दोस्तों हैं हरित क्रांति से संबंधित, और रजत क्रांति से संबंधित किससे है? अंडे से संबंधित है। और इंदिरा गांधी संबंधित दोस्तों कौन है? क्रांति की जनक है इंदिरा गांधी, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल किसके सिद्धांत पर काम करती है? जो इलेक्ट्रिक बेल है, डिंग डिंग डिंग, आपने बजाया होगा, घर के बाहर लगी होती है। तो इलेक्ट्रिक बेल जो है दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करती है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। किस पर दोस्तों? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये काम करते हैं। घरेलू हिंसा की घटना के संबंध में सूचना किसे दी जाएगी? अगर घरेलू हिंसा दोस्तों हुई है तो उसकी घटना के संबंध में दोस्तों सूचना हम किसको दी जाएगी? तो संरक्षण अधिकारी, ठीक है। एक क्या होता है? संरक्षण अधिकारी होता है दोस्तों, उसको ये सूचना दी जाएगी। और जो घरेलू हिंसा की घटना से संबंधित सूचना जो कौन सी धारा में? धारा 4 के अनुसार, धारा 4 में दे रखा है कि धारा 4 में ये दिया गया है कि भाई अगर घरेलू हिंसा हो रही है और आपको जानकारी देनी है तो किसको देंगे? संरक्षण अधिकारी को देंगे, धारा 4 में है। और धारा 4 का दोस्तों 1 में है, कोई व्यक्ति सूचना दे सकता है, कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है दोस्तों। तो धारा 4 में दोस्तों क्या है? तो धारा 4 में कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना दोस्तों दे सकता है, आम इंसान भी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।